तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी। जो श्योरिटी है जिसने गारंटी दिया है उसे उसकी लाइबिलिटी से कब कब डिस्चार्ज कर देते हैं। तो उसमें है बाय रिवोकेशन, सेकंड पॉइंट कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, एंड थर्ड इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने देखा था रिवोकेशन कैसे हो सकता है, बाय नोटिस, उसने नोटिस दे दिया, या फिर डेथ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की खुद की डेथ होगी, या फिर नोवेशन, कोई ऐसा नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जिससे पुराना इनवैलिड हो गया। बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, उसमें आगे उसका एक्सेप्शन में हम देख रहे थे कि केसेस वेयर द श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन द एग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। अगर एग्रीमेंट किसी के साथ किया है थर्ड पर्सन के साथ, तो अगर आपस में हुआ है डेटर और प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर का, तो तब डिस्चार्ज हो जाता है। इसके ऊपर हमने पढ़ा है, ये उसका एक्सेप्शन है। सेकंड पॉइंट है क्रेडिटर्स फॉरबिडेंस टू डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। मतलब ये कि क्रेडिटर ने केस कर सकता था लेकिन प्रॉमिस नहीं किया और केस भी नहीं किया, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज होगा क्या? नहीं। अगर ऐसा प्रॉमिस कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस नहीं करूंगा, उसे सू नहीं करूंगा, तो उस केस में डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर कोई और रेमेडी यूज किया इसलिए केस फाइल नहीं किया, या फिर भूल गया, नहीं किया, कोई ऐसा रीजन है, तो फिर उसके या छोड़ दिया उसे, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है, श्योरिटी की लाइबिलिटी कंटिन्यू होती है। आगे हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअली रेमेडी। मतलब बोल रहा है कि क्रेडिटर का कोई एक्ट या ओमिशन हुआ है जिससे क्या हुआ है, श्योरिटी की डिस्चार्ज हो गया। क्या बोलता है, इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट। क्रेडिटर ने ऐसा कुछ कर दिया जो जिससे क्या हो गया, श्योरिटी के पास में जो अपने खुद के राइट्स थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। या फिर कोई चीज जो श्योरिटी कर सकता था वो नहीं कर पा रहा, विच वॉज द ड्यूटी ऑफ श्योरिटी रिक्वायर्स टू डू, ठीक है, कि उसकी ड्यूटी थी करने की, वो भी वो नहीं कर पा रहा है फुलफिल, या फिर उसके जो राइट्स थे वो भी खत्म हो गए, इनकंसिस्टेंट हो गए। एंड इवेंचुअली रेमेडी ऑफ श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल लेटर इज हियर बाय इम्पेयर्ड। जो उसकी खुद का प्रिंसिपल डेटर्स के साथ में इवेंचुअल रेमेडी है उसको, कि उसको प्रिंसिपल डेटर से पैसा वापस मिलेगा। अब गारंटर के केस में क्या होता है, हमने देखा था कि एक तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट हो रहा है मेनली डेटर और क्रेडिटर के बीच में, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में। सेकंड हो रहा है कि अगर डेटर ने नहीं पे किया तो कौन पे करेगा, श्योरिटी पे करेगा क्रेडिटर को। लेकिन अब ये अगर ये श्योरिटी ने पे किया क्रेडिटर को, तो श्योरिटी किससे रिकवर करेगा, डेटर से। तो ये जो रिकवर उससे करेगा, ये थर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये रेमेडी अवेलेबल है कि वो पैसा वापस रिकवर कर ले, किससे, प्रिंसिपल डेटर से, मेन डेटर से अपना पैसा वापस वसूल कर ले। कौन, श्योरिटी, जिसने गारंटी के तौर पे पैसा पे किया है। तो इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज इम्पेयर्ड। तो उसको जो खुद को रेमेडी अवेलेबल है वो क्या हो गई, इम्पेयर्ड हो गई है। मतलब इम्पेयर्ड का मतलब खराब हो गई है, बिगड़ गई है। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। इस केस में क्या होगा, श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देंगे। इट इज द प्लेन ड्यूटी ऑफ क्रेडिटर नॉट टू डू एनीथिंग। अब क्या है, क्रेडिटर की ड्यूटी है, प्लेन ड्यूटी ऑफ क्रेडिटर है नॉट टू डू एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी। श्योरिटी के राइट अफेक्ट तो ऐसा कुछ क्रेडिटर को नहीं करना है। अगर करता है तो क्या हो जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। श्योरिटी इज एंटाइटल्ड आफ्टर पेइंग ऑफ द क्रेडिटर टू हिज इंडेमनिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी एंटाइटल रहता है कि वो क्रेडिटर को पे करे और उसको प्रिंसिपल डेटर इंडेमनीफाई करे। इफ द क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन डिप्राइव्स द श्योरिटी ऑफ द बेनिफिट ऑफ हिज रेमेडी, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। लेकिन अगर वहां पर उसको जो रेमेडी अवेलेबल है वो क्या हुई, अगर क्या हो गई है, इम्पेयर्ड हो गई या फिर डिस्टर्ब हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गए उसके राइट्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, श्योरिटी की श्योरिटी ने जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। इन केस बिफोर द
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक कोई केस है, उसमें क्या हुआ, अ बैंक गारंटीड अ लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टॉक इन द गोडाउन, द लोन वाज आल्सो गारंटीड बाय द श्योरिटी। कोई लोन दिया बैंक ने किसी स्टॉक पे जो गोडाउन में था, अब क्या हुआ, लोन वाज गारंटीड बाय द श्योरिटी, गारंटी दी हुई थी, द गुड्स वेयर लॉस्ट फ्रॉम द गोडाउन, गुड्स क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, चोरी हो गए ऑन अकाउंट ऑफ निग्लिजेंस ऑफ द बैंक ऑफिशियल। लेकिन किसकी गलती से, बैंक ऑफिशियल। बैंक ऑफिशियल कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर की गलती से गुड्स चोरी हो गए। अब क्या होगा, द श्योरिटी वॉज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंड ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट, जितना स्टॉक चोरी हुआ है बैंक ऑफिशियल की गलती से, उतने के लिए श्योरिटी लायबल रहेगा क्या, नहीं, क्रेडिटर की गलती से हुआ है वो, उस वजह से जो भी लाइबिलिटी आएंगी वो क्रेडिटर श्योरिटी को अप्लीकेबल नहीं रहेंगी। छोटे छोटे दो एग्जांपल दिया है। एग्जांपल बोलता है बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ शिप फॉर सी, बी क्या कर रहा है, सी को शिप बना के दे रहा है फॉर गिवन सम टू बी पेड बाय द इंस्टॉलमेंट एज द वर्क रीचेस सर्टेन स्टेजेस, ए बिकम श्योरिटी टू सी, श्योरिटी कौन है इसमें, ए है। अब क्या बोलता है, फॉर बीज ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सी विदाउट द नॉलेज ऑफ ए रिपेज द बी द टू लास्ट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट जो लास्ट दो बची हुई थी वो क्या हो गया, उसने पे कर दिया सी ने बी को। अब क्या हो गया, जब पेमेंट ही खत्म हो गया, डेटर्स ने पैसा दे दिया है क्रेडिटर को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो श्योरिटी है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, ए पुट्स एम एज अ अप्रेंटिस टू बी एंड बी एंड गिव्स अ गारंटी टू बी फॉर एम्स fidelity. B promises on his part that he will at least once a month see that M make up the cash. M कैश बना रहा निकाल रहा है कि नहीं, वो मतलब कैश जनरेट कर रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। B omits to see that done is this done as a promised and M embezzled. A is not liable to be on his guarantee. अब यहाँ पर भी क्या हुआ, सेम वही, क्रेडिट कुछ निग्लिजेंस हो गया। अब निग्लिजेंस हुआ, प्रॉमिस किया कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट और कंप्लीट नहीं किया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, गारंटी क्या रहेगा, लायबल रहेगा क्या, श्योरिटी, श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा, नॉट लायबल टू बी ऑन हिज गारंटी। क्या बोलता है आगे, बाय द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो थर्ड पॉइंट था हमने देखा रिवोकेशन ऑफ गारंटी, वहां पर क्या बोलता है, एक इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इस केस में भी क्या होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड, मिस रिप्रेजेंट किया, गलत बताया। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर आप पहली बात तो मिस रिप्रेजेंटेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या होता है, वॉइड हो जाता है। मेड बाय द क्रेडिटर और with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. Material, एक तो क्रेडिटर ने खुद ने छुपाया है, कुछ मिसरिप्रेजेंट किया है, या फिर क्या किया है, क्रेडिटर का एसेंट है उसमें, क्रेडिटर को पता है ये चीज कि ये गारंटी को, गारंटर को या फिर जो श्योरिटी उसे बताई नहीं जा रही है, और वो भी क्या है, मटेरियल पार्ट है, मटेरियल मतलब बड़ा, जिसकी काफी इंपॉर्टेंस है, जो पता होना चाहिए था श्योरिटी को वो नहीं बताया, तो उस केस में ऐसा गारंटी का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो क्या रहेगा, इनवैलिड। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, कंसीलमेंट छुपाते हुए क्या किया, यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट किया, गलत बताया, और यहाँ क्या किया, कंसीलमेंट किया, छुपाया। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब बच्चों गलत बताना, यहाँ पर गलत रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पर कंसीलमेंट मतलब छुपाया। इस केस में क्या होगा, गारंटी इनवैलिड रहेंगी। क्या कहता है, इन गारंटी, एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस, कीपिंग साइलेंस छुपा रहा है, साइलेंट है, एज अ टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस, जो कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो कि क्या है, मटेरियल है, जो पता होने चाहिए, तो क्या रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा है, ए engages B as a clerk to collect the money for him. B fails to account for some of his receipts
and A consequences calls upon him to furnish the security for his duly accounting. C gives his guarantee for B's duly accounting. A does not acquaint C with B's previous conduct. B afterward make default, guarantee is invalid. ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं. यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा था इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि कंसीलमेंट में एग्जांपल देखा था. अब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑलरेडी ए को पता है कि बी का काम गलत है, एक बार ये ऐसा कर चुका है, तो एटलीस्ट ए ने तो भी जो गारंटी दे रहा है उसको श्योरिटी को बताना चाहिए था कि भाई ये ऐसे इंसान है, तेरे को गारंटी देना है या नहीं देना है. उसके बाद में भी उसको देना है, वो उसकी चॉइस है. लेकिन यहाँ पर अगर आप छुपा रहे हो, साइलेंट रह रहे हो, तो वो गारंटी क्या वैलिड रहेंगी क्या? नहीं. Example 2. A guarantee to C payment for the iron to be supplied by him to B for the amount of 2 lakh tons. B and C have the privately agreed that the B should pay the 5 rupees per ton beyond the market price. Such access to be applied in the liquidation of an old date. This agreement is concealed from A. अब क्या हुआ, यहाँ पर गारंटी ले रहे हैं उससे और उससे छुपा रहे, उसको बता नहीं रहे कि 5 रुपए पर टन पे एडिशनल ऐड करके ये चीज हो रही है. तो फिर क्या बोलता है, ए इज नॉट लायबल एज अ श्योरिटी. क्यों? क्योंकि उससे छुपाया जा रहा है. गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट डायरेक्टर शॉल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल द को श्योरिटी ज्वाइंस. क्या बोलता है कि गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शॉल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल द को श्योरिटी ज्वाइंस. को श्योरिटी अगर लिखा है, बोला है, तो जब तक को श्योरिटी नहीं आता है तब तक की इसकी लायबिलिटी आती है क्या? नहीं. वेयर अ पर्सन गिव्स द गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शॉल नॉट एक्ट अपॉन इट अनलेस अनदर पर्सन हैज जॉइंड इन इट एज अ को श्योरिटी, द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ द अदर पर्सन डज नॉट जॉइन. को श्योरिटी के केस में क्या बोलता है, गारंटी इज नॉट वैलिड इफ अदर पर्सन डज नॉट जॉइन. बस इतना अंडरलाइन करो, नेक्स्ट टाइम पढ़ते टाइम आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. यहाँ तक कि अभी हमारा क्या कौन सा कंसेप्ट खत्म हुआ है, हमने ये लास्ट लेक्चर, लास्ट क्लास, लास्ट वीडियो और इस वीडियो में मिला के खत्म किया है. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगा उसकी लाइबिलिटी से. ठीक है. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी एक तो रिवोकेशन से, या फिर कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उसकी लाइबिलिटी खत्म होगी, या फिर इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है. कब इनवैलिड रहेगा? जब आपने क्या किया, कोई इंफॉर्मेशन या तो मिसरिप्रेजेंट किया जो कि मटेरियल थी, या फिर उसको क्या किया, कंसील किया, छुपाया. इन दोनों केस में क्या होगा, इनवैलिड रहेगा, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. आगे देख रहे हैं हम राइट ऑफ अ श्योरिटी. पॉइंट नंबर 10. द श्योरिटी एंजॉयज द फॉलोइंग राइट. अब श्योरिटी के पास में क्या क्या राइट्स रहते हैं? राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर. एक तो उसका कुछ क्रेडिटर के अगेंस्ट में राइट है, कुछ प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट में राइट है, और कुछ किसके अगेंस्ट है, को श्योरिटी के अगेंस्ट में है. को श्योरिटी मतलब ऐसा कि दो जनों ने मिलके श्योरिटी दिया है. प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट में क्या है, राइट ऑफ सबऑर्जेशन, राइट ऑफ इंडेमनिटी, राइट. उसके बाद में क्रेडिटर के अगेंस्ट में राइट टू सेट ऑफ, राइट टू शेयर रिडक्शन, और को श्योरिटी के बीच में राइट टू कंट्रीब्यूशन की मिलके पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे. पॉइंट लाइन बाय लाइन, पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं. राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर्स. प्रिंसिपल अगेंस्ट के प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में क्या राइट है? प्रिंसिपल डेटर मतलब एक्चुअल में जिसकी उधारी है, एक्चुअल में जिसने लोन लिया है. राइट ऑफ सब्रोगेशन. सब्रोगेशन क्या बोलता है, वेयर अ गारंटीड डीड हैज बिकम ड्यू, guaranteed debt has become due, or default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place. The surety upon the payment or performance of all that he is liable for is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor. मतलब ऐसा कि सपोज करो ए है, ए ने क्या किया, बी को कोई माल बेचा, उसके लिए सी ने ए को गारंटी देके रखा. अब क्या हुआ, यहाँ पर ए पेमेंट देने में फेल हो गया, ए ने पेमेंट नहीं दिया, पैसा की जाके किसने दिया, सी ने दिया ए को. अब ए को तो पैसा मिल गया,
ए क्या हुआ, ए साइड हट गया। अब सी, सी क्या करेगा, सी बी से ऐसे वसूलेगा जैसे कि उसने खुद ने उसे माल बेचा या लोन दिया है। क्या हो जाएगा, ऑल द राइट्स, जो भी राइट्स किसके पास थे, विच वॉज विद द क्रेडिटर, ए के पास राइट्स थे, वो किसको मिल जाएंगे, वो राइट्स किसको मिल जाएंगे, श्योरिटी को मिल जाएंगे। दिस राइट इज नोन एज द राइट ऑफ सेब्रोगेशन, कि क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद में श्योरिटी को क्रेडिटर्स के राइट मिल जाते हैं। इट मीन्स दैट ऑन द पेमेंट ऑफ द गारंटेड डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ गारंटेड ड्यूटी, द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शू ऑफ द क्रेडिटर। आप ध्यान में रखेंगे, श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शू ऑफ क्रेडिटर, उसके जूते में इसने पैर रख दिया है और उसकी जगह ये खड़ा है, और जो राइट्स क्रेडिटर को थे वही सेम राइट श्योरिटीज को मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है। इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। एक इम्प्लाइड प्रॉमिस रहता है किसका, एक प्रिंसिपल डेटर का, क्या, टू इंडेमनिफाई, वापस भरपाई करेगा श्योरिटी को। श्योरिटी ने जो पैसा दिया, अब किसी ने गारंटी दिया, तो जो जो गारंटर रहता है, गारंटर ने भर दिया, बैंक को पैसा दे दिया, क्रेडिटर को पैसा पे कर दिया। अब गारंटर को वापस इंडेमनीफाई मतलब भरपाई, इंडेमनीफाई करना मतलब भरपाई करके देना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देखा ऊपर हमने, मतलब क्या करना, भरपाई करके देना। भरपाई कौन करके देगा, प्रिंसिपल लेटर करके देगा, किसको, श्योरिटी को। ठीक है, इंडेमनीफाई करेगा। द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर whatever sum he has rightfully paid under the guarantee but not the sum which is paid wrongly। लेकिन कौन सा अमाउंट करेगा, सिर्फ राइटफुली जो पे किया है वो, नॉट द रॉन्गफुली। जो गलत पेमेंट कर दिया हुआ कोई, उस केस में प्रिंसिपल लेटर लायबल रहेगा क्या, नहीं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, बी इज इंडेप्टेड टू सी, बी को पैसा देना है किसको, सी को, एंड ए इज अ श्योरिटी फॉर द डेट, ए श्योरिटी है, सी डिमांड द पेमेंट फ्रॉम ए। अब सी ने जाके क्या बोला, ए को बोला पैसा दे, एंड ऑन हिज रिफ्यूजल सूज हिम फॉर द अमाउंट। अब केस फाइल किया उसके ऊपर, ए डिफेंड द सूट हैविंग अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग सो। ए ने क्या किया, डिफेंड किया, और रीजनेबल ग्राउंड भी थे उसमें, बट इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ द डेट विद कॉस्ट। ही कैन रिकवर फ्रॉम B the amount paid by him for the cost as well as the principal debt। अब क्या हुआ यहाँ पर, B को पैसा देना था, C को, A श्योरिटी था, C ने क्या किया, अब उससे पैसा नहीं मांगा, A से मांगा, और A नहीं दे रहा था तो उसको केस भी फाइल किया। अब यहाँ पर केस फाइल हुआ, वहां पर A को पैसा देना पड़ा, डेट देना पड़ा विद कॉस्ट, जो खर्चा है उसके साथ में। तो अब ये क्या करेगा, श्योरिटी जो ए है, ए क्या करेगा, उससे कॉस्ट, जो भी खर्चा उसने वापस भर के दिया उसे केस फाइल करने का, साथ साथ में प्रिंसिपल डेट जो एक्चुअल में लोन अमाउंट था, ये दोनों क्या कर सकता है, श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से वापस मांग सकता है। ये उसका राइट है श्योरिटी का। ठीक है, एग्जाम्पल 2, C lends B a sum of money and A, at the request of B, accepts a bill of exchange drawn by B upon A to secure the amount। क्या हुआ है, C ने लोन दे के रखा है, लेंड करके रखा है किसको, B को, एंड A at the request of B accepts a bill of exchange drawn by B। और A ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन कौन है, सी, बी, ए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसने इसको, सी ने बी को क्या किया है, लोन दिया है, ठीक है, और ए ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बी। ए को क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया बी ने, ठीक है। आगे क्या बोलता है, एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए बी अपॉन ए टू सिक्योर द अमाउंट। सी द होल्डर ऑफ बिल, सी जिसके हाथ में बिल था, वो क्या बोल रहा है, डिमांड द रिपेमेंट ऑफ इट फ्रॉम ए। अब सी क्या बोल रहा है कि मैंने जो पैसा दिया है बी को, उसके अगेंस्ट में ए से पैसा मांग रहा है सी। क्या बोलता है, ए नॉट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड
for so doing defends the suit and has to pay the amount of bill and cost. He can recover from B the amount of bill but not the sum paid for the cost as there was no real ground for defending the action. अब रिजनेबल ग्राउंड नहीं थे, रिजनेबल ग्राउंड नहीं रहने के बाद में भी उसने केस लड़ा जाके और हार गया। अब हारा तो इसको क्या करना पड़ा, श्योरिटी को, ए जो है इसको क्या करना पड़ा, ए को सी ने जो अपना केस लड़ा उसके लिए खर्चा हुआ, उसका भी पैसा लिया। केस करने के बाद में क्या हुआ, ए ने ए ने सी को जो अमाउंट था, अमाउंट लोन अमाउंट तो पे किया ही किया, लोन किया ही किया, एक्चुअल जो डेट था वो किया ही किया, प्लस सी को जो खर्चा आया केस लड़ने का उसकी कॉस्ट भी पे किया। अब लेकिन ए के पास में ग्राउंड ही नहीं थे, कुछ रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे, तब भी केस लड़ा। तो इस केस में बी क्या बोलेगा, भैया मैं तेको सिर्फ और सिर्फ क्या रीपे करता हूँ, लोन का अमाउंट रीपे करता हूँ, कॉस्ट मैं रीपे नहीं करूंगा। पढ़ो यहाँ पे आगे, ही कैन रिकवर फ्रॉम बी द अमाउंट ऑफ बिल बट नॉट द सम पेड फॉर द कॉस्ट, जो कॉस्ट किया वो करेगा कि रिकवर नहीं, नॉट द कॉस्ट एज देयर वाज नो रियल ग्राउंड फॉर डिपेंडिंग द एक्शन। एग्जाम्पल 3, ए गारंटीज टू सी, ए ने क्या किया, सी को गारंटी देके रखा है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज पेमेंट फॉर द राइस टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी। अब क्या हुआ, हम एबीसी खेल रहे हैं, ए में क्या, यहाँ पर क्या हुआ है, ए ने गारंटी दिया है सी को, ए कौन है, ये गारंटर है, ठीक है, ए गारंटर है, टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज पेमेंट फॉर द राइस टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी। सी क्या कर रहा है, सी बी को बेच रहा है, इसका मतलब सी कौन है, सी क्रेडिटर है और बी कौन है, बी प्रिंसिपल डेटर है। अब क्या हुआ, सी सप्लाइज टू बी राइस टू अ लेस अमाउंट देन 2 लाख, 2 लाख से कम अमाउंट का राइस ट्रांसफर किया, दिया उसे, बट ऑब्टेन फ्रॉम ए द पेमेंट ऑफ सम ऑफ 2 लाख रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ राइस सप्लाइड। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसको माल 2 लाख से कम का दिया है, 2 लाख से कम का माल दिया उसको, लेकिन सी से जब पैसा रिकवर किया तो इसने कितना पैसा लिया, पूरे 2 लाख रुपए लिया, 2 लाख रुपीज ले लिया इसने पूरे। A cannot recover from B more than the price of the rice actually supplied. For example, 2 लाख की गारंटी दिया था और यहाँ पर उसने अमाउंट मेंशन नहीं किया, हम लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि उसने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का माल, 1.5 लाख का ही राइस दिया सी ने बी को। अब भले ही ए ने 2 लाख के माल तक गारंटी देके रखा था और अब सी ने जाके ए से पैसा मांगा और ए ने 2 लाख रुपए पे भी कर दिया सी को, लेकिन तब भी ए बी से कितना रिकवर करेगा, उतना ही जितने का माल बी को मिला है, 1.5 ही रिकवर करेगा ए बी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, अभी हमने देखे थे, हमने क्या देख रहे हैं, हम राइट्स ऑफ श्योरिटी देख रहे हैं। अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, उसमें हमने देखे सेब्रोगेशन, उसके बाद में इंडेमनीफाई द श्योरिटी, उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा, और उसी के एग्जांपल्स। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, अब क्रेडिटर के अगेंस्ट में श्योरिटी क्या राइट है, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट द क्रेडिटर सिक्योरिटीज, और श्योरिटी इज entitled to benefit of every securities which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of the suretyship is entered into, whether such surety uh, knows of the existence of such securities or not, and if the creditor losses or without the consent of surety part with such security, the surety is discharged to the extent of the value of security। इसका मतलब ये कि लोन लिया, अब यहाँ पर बैंक है, ये बैंक है, ठीक है, एक सेकंड, ये बैंक है, ये बोरोवर है, बैंक ने लोन दिया, बोरोवर उसके अगेंस्ट में क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। अब ये जो सिक्योरिटी है, ये श्योरिटी का राइट है कि वो भी बेनिफिट ले सके, जो क्रेडिटर को सिक्योरिटी मिली है उसका बेनिफिट
खुद भी ले सके जो बेनिफिट क्रेडिटर ले रहा है। अगर उसको नहीं पता है तो फिर क्रेडिटर बताएगा, और इनकेस नहीं बताया आखिरी तक तो फिर जितने अमाउंट की बैंक के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी पड़ी है उतने अमाउंट के लिए क्या होगा, श्योरिटी जो रहेगा वो लायबल नहीं रहेगा। एक बार पढ़ के देखो, अ श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर के पास में प्रिंसिपल डेटर की जो भी सिक्योरिटी है वो श्योरिटी का राइट है कि वो भी क्या करे, एंजॉय करे, बेनिफिट ले at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows the existence, भले surety को पता रहे चाहे न पता रहे, and if the creditor loses, अगर creditor को loss होता है और विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, या फिर कंसेंट ही नहीं लिया श्योरिटी का, पार्ट्स ऑफ सच सिक्योरिटी द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट के लिए डिस्चार्ज होगा, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जितने की सिक्योरिटी है उतने अमाउंट के लिए श्योरिटी लाइबल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, क्या कहता है एग्जाम्पल 1, सी एडवांसेस टू बी। अब सी ने क्या किया, सी ऊपर बैंक है, इसने बी को एडवांस देके रखा है, एडवांसेस, सी एडवांसेस टू बी हिज टेनेंट 2 लाख रुपीज ऑन द गारंटी ऑफ ए, और गारंटर कौन है, ए है। सी हैज, यहाँ पर 2 लाख रुपए, सी हैज ऑल्सो फर्दर सिक्योरिटी ऑफ 2 लाख रुपीज बाय द मॉर्गेज ऑफ बीस फर्नीचर। साथ साथ में सी के पास में अभी 2 लाख रुपए इसने दिया, टेनेंट ने 2 लाख रुपए दे के रखा है, लेकिन यहाँ इसके हाथ में 2 लाख रुपए क्या है, फर्नीचर मॉर्गेज है। सी कैंसल्स द मॉर्गेज, बी बिकम इंसॉल्वेंट, बी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है। अब पैसा दे सकता है क्या बी, नहीं। एंड सी sues ए ऑन हिज गारंटी, ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर। 2 लाख का ऑलरेडी फर्नीचर उसके पास गारंटी पड़ा हुआ है, इसने 2 लाख रुपए एडवांस दिया और बदले में क्या लेके रखा है, सिक्योरिटी में 2 लाख रुपए का फर्नीचर। अब जब डिफॉल्ट होगा, बी हो गया, क्या हो गया बी, बी हो गया इंसॉल्वेंट, बी इंसॉल्वेंट होगा तो पैसा दे पाएगा क्या, नहीं। सी किससे पैसा लेगा, ए से मांगेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी उसके पास 2 लाख की सिक्योरिटी पड़ी है, तो ए कुछ पैसा देगा क्या, ए भी पैसा नहीं देगा, सिक्योरिटी से वो रिकवर करेगा। एग्जाम्पल 2, सी अ क्रेडिटर हुज एडवांस टू बी इज secured by a decree receives also a guarantee for that advance from A। C क्या है, क्रेडिटर है जो लोन दे रहा है, whose advance to B, उसने क्या किया है, B को एडवांस देके रखा है, is secured by the decree receives also a guarantee for that advance from A। C afterwards takes B's goods in execution under the decree and then without the knowledge of A withdraw the execution, A is discharged। क्या हुआ यहाँ पर, A के नॉलेज के बिना क्या कर लिया है, एग्जीक्यूशन विड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी डिक्री देके रखा हुआ है, सिक्योरिटी देके रखा हुआ है, सिक्योरिटी देके रखा हुआ है, उस केस में क्या हो जाएगा, श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, ए अ श्योरिटी फॉर बी, ए ने क्या दिया है, श्योरिटी है बी के लिए, मेक्स द बॉन्ड जॉइंटली विद बी एंड सी टू सिक्योर अ लोन फ्रॉम सी टू बी। आफ्टरवर्ड सी ऑब्टेन फ्रॉम बी अ फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेम डेट। Subsequently, C gives the further security, A is not discharged। अब क्या हुआ है कि पहले लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और सिक्योरिटी क्या हुआ, बाद में दे रहा है। इस केस में क्या बोल रहा है, ए श्योरिटी फॉर अ बी, ए ने क्या करके रखा है, ए श्योरिटी है बी के लिए, मेक्स अ बॉन्ड जॉइंटली विथ बी टू सी, बी और सी है, टू सिक्योर अ लोन फ्रॉम सी टू बी। लोन किसने दिया है, सी ने दिया है बी को, और बी के लिए क्या हुआ है, ए श्योरिटी है। आफ्टरवर्ड सी ऑब्टेन फ्रॉम बी अ फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेम डेट, इसी डेट के लिए बाद में सिक्योरिटी लिया, पहले उस टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रही थी सिक्योरिटी, बाद में लिया। सब्सिक्वेंटली सी गिव अप द फर्दर सिक्योरिटी, ए इज नॉट डिस्चार्ज, ए डिस्चार्ज हुआ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, सिक्योरिटी कब दिया है, ऑब्टेन फर्दर सिक्योरिटी बाद में लिया, आफ्टरवर्ड्स, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या सिक्योरिटी,
नहीं, यहाँ में पढ़ते क्या बोलता है, a surety is entitled to benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of sure श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे उस टाइम की बात कर रहा है, एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप एंटर्ड इनटू, उस टाइम पे सिक्योरिटी दिया है तो ही बाद में फर्दर आगे चल के सिक्योरिटी दिया है तो गारंटर जो है वो ये होता है क्या, डिस्चार्ज होता है नहीं। राइट टू सेट ऑफ क्या बोलता है, इफ द क्रेडिटर सूज द श्योरिटी, क्रेडिटर ने क्या किया, श्योरिटी से पैसा मांगा फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स लाइबिलिटी, द श्योरिटी में हैव द बेनिफिट ऑफ द सेट ऑफ इफ एनी दैट द प्रिंसिपल डेटर हैड अगेंस्ट द क्रेडिटर, अगर कोई सेट ऑफ ऑलरेडी, इसका मतलब ये है कि दो जन है ए और बी, ठीक है, ए और बी, इसने इसको क्या किया, लोन देके रखा, सपोज करो 2 लाख का, और बी को भी ए से किसी और चीज का 1 लाख रुपीज लेना था। अब इस लोन के अगेंस्ट में मिस्टर सी ये एज अ श्योरिटी है, तो अब जब बी डिफॉल्ट करेगा, बी क्या करेगा, डिफॉल्ट करेगा, पैसा नहीं देगा, तो उस टाइम में किसको देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा। किसको पे करेगा, ए को, लेकिन कितना पे करेगा, सेट ऑफ अमाउंट 2 - 1, 1 लाख रुपए, पूरा 2 लाख रुपए देने की जरूरत है क्या, नहीं, ये सेट ऑफ ये भी ले सकता है। इफ द क्रेडिटर sues the surety for the payment of principal debtor's liability, the surety may have the benefit of set off if any that the principal debtor had against the creditor, principal debtor का ऑलरेडी जो 1 लाख रुपए है क्रेडिटर को दिया हुआ, उसका बेनिफिट श्योरिटी भी ले सकता है। राइट टू शेयर रिडक्शन क्या बोलता है, द श्योरिटी हैज राइट टू क्लेम proportionate reduction in his liability if the principal debtor become insolvent, अगर प्रिंसिपल डेटर खुद ही इंसॉल्वेंट हो गया है, प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो श्योरिटी क्या बोल सकता है कि लाइबिलिटी में कुछ माफी दे दो, रिडक्शन कर दो, ठीक है। राइट अगेंस्ट द को श्योरिटी, अपन ने अभी क्या देखा, राइट अगेंस्ट द डेटर्स देख चुके हैं, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं को श्योरिटी जिसने साथ में मिलके गारंटी दिया है, को गारंटर, ठीक है। को श्योरिटी मीनिंग व्हेन द सेम डेब्ट और ड्यूटी, जब सेम डेब्ट और ड्यूटी इज गारंटीड बाय 2 or more persons, such person are called as co-sureties, उन्हें क्या कहा जाएगा, co-sureties। co-sureties liable to contribute equally, इनको क्या करना पड़ता है, contribute equally करना पड़ता है अगर co-surety दिया है। equality of burden if the basis of co-suretyship, this is contained in section 146, which states that when 2 or more persons are co-sureties for the same debt or the duty either jointly or severally, and whether under the same or different contract, and whether with or without the knowledge of each other, the co-sureties in the absence of any contract to the contrary are liable as between themselves to pay each an equal share of the whole debt, क्या करेगा, इक्वल शेयर पे करेंगे ये, और ऑफ दैट पार्ट ऑफ विच रिमेन्स अनपेड बाय द प्रिंसिपल डेटर। एग्जांपल 1, ए बी सी आर श्योरिटीज टू डी, ए बी सी तीन जन है, ये तीनों के तीनों श्योरिटी है किसको, डी को, फॉर द सम ऑफ 3 लाख रुपीज लेंड टू ई। अब क्या करेंगे, तीनों 1-1 लाख रुपए ईच पे करेंगे। Example 2, ABC are the sureties to D for the sum of 1 lakh rupees lent to E, and there is a contract between ABC that the A is to be responsible to the extent of 1/4। क्या बोला, A की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बोला, 25% बोल दिया, ठीक है। बी की भी 25% और सी की बोला 50%, तो इसका सीधे 3 भाग में डिवाइड करो, 25% 25,000, 25% 25,000 और 50% 50,000, सीधे ये ए दे देगा, ये बी दे देगा और ये सी दे देगा, खत्म, 1 लाख रुपए ऐसे पे कर देंगे। देख लो आगे वही बोला है, 25,000 25,000 50,000 ए बी सी। Liability of co-surety is bound in different sum. The principle of equal contribution is, however, subject to maximum limit fixed by the surety to his liability. Co-surety who are bound in different sum are liable to pay equally as far as the limit of their respective obligation permit.
मतलब मैक्सिमम उसने जितना अमाउंट कंसीडर किया है वही तक के उसके इक्वल शेयर में कंट्रीब्यूशन रहेगा। ए बी सी आर को श्योरिटी, अब तीन जन फिर से को श्योरिटी है, डी के लिए एंटर्स इनटू द थ्री सेवरल बॉन्ड ईच इन अ डिफरेंट पेनल्टी, namely A in the penalty of 1 lakh rupees, B in the 2 lakh rupees, C in that of 4 lakh rupees. Condition for D's duly accounting to E, D makes default to the extent of 3 lakh rupees. A, B, C each are liable to pay 1 lakh rupees. अब यहाँ पर क्या हुआ, A का कितना पार्ट है, 1 लाख रुपए पे करना है, B का 2 लाख की है और C की 4 लाख की है, लेकिन 3 लाख का हो तो इक्वली वन थर्ड 1 1 लाख रुपए पे कर देंगे। अब ये सिंपल इजी एग्जांपल, ये अंडरस्टूड है नॉर्मली है, लेकिन बी सेकंड एग्जांपल में शायद थोड़ा ट्विस्ट है। क्या कहता है, ए बी सी आर एज अ श्योरिटीज फॉर डी एंटर इनटू थ्री सेवरल बॉन्ड डिफरेंट पेनल्टी 1 लाख रुपीज 2 लाख 4 लाख सेम रखा है। एडिशनली डी ड्यूली अकाउंटेड टू ई, डी मेक्स डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख। अब देखो यहाँ पे अमाउंट बढ़ा दिया, लेकिन अब यहाँ पे अमाउंट बढ़ा दिया तो 4 लाख को 4 लाख इंटू वन थर्ड कितना होता है, 1,33,000। लेकिन यहाँ पे ए कितने रुपए के लिए है, सिर्फ 1 लाख के लिए, तो ए कितना भरेगा, सिर्फ 1 लाख रुपए। अब 4 में से 1 लाख रुपए के लिए लाइबल कौन था, ए, बचा कितना, 3 लाख। अब इसको फिर से हाफ करके देखेंगे, इंटू 1/2 कितना बचा, 1.5 लाख। क्या 1.5 लाख रुपए बी और सी दोनों दे सकते हैं, हाँ ये 2 लाख के लिए लाइबल दे सकता है, ये 4 लाख के लिए लाइबल दे सकता है, तो फिर बी और सी कितना देंगे, 1.5 लाख रुपए ईच। ठीक है, नहीं समझा फिर से देखो, फिर से रिवाइज करके देखो, रिवाइंड करके देखो, मैं नहीं बता रहा हूँ। लास्ट पॉइंट हमारा ये सेशन भी खत्म होता है। एग्जाम्पल थर्ड, ए बी सी एज अ श्योरिटी फॉर डी। ए बी सी ने श्योरिटी है, एंटर इनटू अ थ्री सेवरल बॉन्ड। क्या हुआ, इसने ए ने 1 लाख रुपए तक दिया है, बी का 2 लाख, सी का 4 लाख, 7 लाख का डिफॉल्ट हुआ। अब इस केस में क्या होगा, 7 लाख इंटू 1/3 कितना हो गया, 2,33,000। तो इस केस में क्या होगा, ए से 1 लाख रुपए ले लेंगे, ए से 1 ले लिया तो 7 लाख माइनस 1 लाख बचा कितना, 6 लाख। अब 6 लाख इंटू 1/2 बचे 2 जन, 3 लाख रुपए ईच। लेकिन बी का कितना पार्ट है, सिर्फ 2 लाख तक ही है, तो फिर क्या करेंगे, ए से 1 लाख ले लिया, 1 लाख ले लिया, बी से मैक्सिमम 2 लाख लेंगे, और सी, अब सी कितना हो गया, 6 लाख में से 2 लाख रुपीज बी दे चुका है, बचा 4 लाख, और सी की गारंटी कहाँ तक है, 4 लाख तक, तो सी कितना देगा, 4 लाख। ऐसे होगा टोटल में 7 लाख। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। समरी आपको रिवीजन के लिए है, रिवाइज करना है, कुछ इशू रहता है तो पूछना है। एमसीक्यू आगे के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, सब चीजें हमने अच्छी से कवर किया है विथ एग्जांपल। आपको आगे का खुद से स्टडी करना है, कुछ इशू रहता है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में डाल देना है, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। ठीक है, आपके लिए एमसीक्यू ये होमवर्क है। चलो ट्राई करते हैं, 1 मिनट का सेशन है, अगर हो पाता है तो। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज, क्या है बोलो, इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है इसमें, अगर इन फ्यूचर लाइबिलिटी आई तो ही वापस भर के देना पड़ेगा, भरपाई तभी करना पड़ेगा। A contract to save B against the consequences of any proceeding which C may take against the B in respect of a certain sum of 500 rupees. This is a, बोलो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है कि इंडेमनिटी है। ए ने क्या बोला है कि बी को सेव करेगा, सेव करने की बात कर रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट द बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 5,000। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, आंसर सी। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज अ